जुबान क्योंकि कभी नहीं सफाई दी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की चौड़ तेरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ फायरबॉल रॉक्स। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको देख के तो लग रहा ही होगा कि ये दोनों इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये कम से कम 50% आपका कवर करते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हम अंदर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क विद इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क जो है वो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक ना स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताता है लोगों के बीच में का। और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. To the manager must be considered the span of management while creating the organizational structure. आपको इसके अंदर बस ये याद रखना है कि span of management का मतलब है number of subordinate. Number of subordinate कितने हैं हमारे, हमें नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैं और इफ़ेक्टिवली मैनेज कितने हो रहे हैं बाय द सुपीरियर, उसी को कहते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर refers to grouping of similar nature job under one department. Similar nature job को हम एक डिपार्टमेंट के अंदर रख देंगे। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या क्या है? तो पहला है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग 1 लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी क्या है? 1 लाइन ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो आपका सूटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज़, जब हमें डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़ करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर आता है व्हेन द टास्क आर रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें तब हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑप्ट करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कहता है इट प्रमोट द स्पेशलाइजेशन सिंस ईच डिपार्टमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एज एन एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट, इट इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड दे एबल टू गेन स्पेशलाइजेशन। तो ये क्या कहता है कि ये हमें पहले प्रमोट करता है कि कैसे जो है ये होगा। फिर उसके बाद हम ये आगे जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश। अब कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा इनके बीच में? तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में ऑल द पर्सन्स वर्किंग विद इन द डिपार्टमेंट आर स्पेशलाइज्ड ऑफ देयर जॉब रिस्पेक्टिव। इट मेक्स द कोऑर्डिनेशन ईजियर डिपार्टमेंट लेवल। यानी कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो धीरे धीरे बनता जाएगा। क्योंकि जो उसके अंदर मैनेजर है वो अपने रिस्पेक्टिव जॉब में स्पेशलिस्ट है, तो धीरे धीरे जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो इजी होता जाएगा। फिर आता है हेल्प इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब है कि द मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। यानी कि एक मैनेजर जो है वो एक सेम टाइप ऑफ डिपार्टमेंट में एक फंक्शन को बार बार रिपीट करता है।
जिसको करने से वो एकदम उस काम में स्पेशलाइज हो जाता है और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर लेता है। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है हेल्प इन इंक्रीज, ये तो हो गया हमारा। फिर आता है मिनिमाइज कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है। इट लेट्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड दस लोअर कॉस्ट, यानी मिनिमम कॉस्ट मिनिमम डुप्लीकेशन, यानी कम अगर डुप्लीकेशन होगा तो जो है हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। फिर आता है उसके बाद डिसएडवांटेजेस का हमारा पहला है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इग्नोरेंस, ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपने ओन विशेस पे काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर वेट टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा वेटेज देगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो सफ़र करेगा। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाएगा। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। फिर आता है हमारा डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंटल, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है अंदर, दो चीज़ों के अंदर, मतलब एक बॉडी है, एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को कोई अपना डॉक्यूमेंट देती है तो इसे बोलेंगे हम इंटर डिपार्टमेंटल। ये ए बिल्डिंग है, ये बी बिल्डिंग है। ए बिल्डिंग ने बी बिल्डिंग को कोई डॉक्यूमेंट दिया तो इसे कहेंगे हम इंटर डिपार्टमेंटल। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंदर ही ए और बी दो अलग अलग पर्सन हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा डिपार्टमेंटल कहेंगे हम इसे। तो जो हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो जाता है इसके चक्कर में। फिर आता है हर्डल्स इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, मतलब जो डेवलपमेंट है उसके बीच में हर्डल्स आने लगते हैं। बिकॉज ईच ऑफ एम्प्लॉय स्पेशलाइज इन ओन जॉब बट एट अ स्मॉलर पार्ट, मतलब अपनी जॉब के लिए वो स्पेशलाइज्ड है पर एक छोटे स्केल पे, और कोई उसको काम दिया जाएगा तो वो उससे नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिक्कत हो रही है। फिर आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहता है व्हेन द जॉब रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट इज टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी जॉब अगर हमने एक डिपार्टमेंट के अंदर रख दी है तो उसे हम कहेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। पहले वाले था सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। डिविजनल में डिवाइड कर देते हैं हम प्रोडक्ट लाइन को, यानी प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं हम डिपार्टमेंट्स। तो फिर इसकी एक और डेफिनेशन है कि डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर लाइक प्लास्टिक, मेटल, कॉस्मेटिक्स नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर आती है हमारी सूटेबिलिटी क्या है? पहला है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वेरियस प्रोडक्ट लाइन फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सूटेबल होगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर ये सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो कम होती है, तो लोगों के पास प्रेफरेंस भी कम होता है, जिसकी वजह से मालिक को ये चिंता नहीं होती कि हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप उसी की वर्सेस में अगर लेंगे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं
तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सिमिलर काइंड को सिमिलर जगह पे रख रहे हो, जिससे बहुत हौच पौच होगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइन बना दीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए प्रोडक्ट्स के लिए। इसका एक एग्जांपल हम मॉल्स भी ले सकते हैं। मॉल्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। फिर आता है अंडर द मेथड अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज़ क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट। तो ये एक सेपरेट मेथड होता है जिससे हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। फिर आता है हमारा एवरी डिपार्टमेंट of trade as multi-function unit as all necessary function such as product purchase, finance, marketing, acceptor और perform, यानी कि मल्टी फंक्शन करने पड़ते हैं, इसलिए हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। और किस बेसिस पे करते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और भी चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमें क्या क्या है इससे। सबसे पहले है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि द मेंबर्स ऑफ डिवीजन गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प देम इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल एंड प्रिपेयर द हायर पोजिशन। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक अलग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उससे क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉई है उसकी स्किल डेवलप होगी, जिससे कि वो एक हायर पोजीशन पे पहुंचेगा। फिर आता है हमारा ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर एंड इज अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस। This provide on the basis of measuring performance and help in fixing responsibility in case of poor performance। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है तो ईच डिपार्टमेंट है वो हमारा बटा हुआ होगा, जिसका एक प्रॉफिट सेंटर होगा। तो जो अलग अलग प्रॉफिट हमारे बटे हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट में, वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे एक सेंटर पे, जिससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो हमारी इंक्रीज़ होगी। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है, इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव एज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट। इट इज़ फास्टर डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इनिशिएट लेने में हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ऑटोनोमस यूनिट होगा उसके अंदर, और डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्टर हो जाएगी। फिर आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ कहता है, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। इसके अंदर है कि एक्सपेंशन होगा हमारा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, ग्रोथ होगी बिना किसी इंटरप्टिंग यानी इंटरप्शन के, और कोई ऑपरेशन जो है उसको बिगाड़े बिना। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगी इससे हमें, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेज अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ फंड। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट करने लग जाएंगे, और वो ज़्यादा अपने फ़ंड के ऊपर कन्फ्लिक्ट करेंगे कि हमें इतना फ़ंड मिला, हमें इतना फ़ंड मिला, हम इतना प्रॉफिट नहीं गेन कर पाए, वो इतना प्रॉफिट गेन कर गया। तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उन दोनों के बीच में, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में दिक्कत आएगी। फिर आता है हमारा कॉस्टली अफेयर। कॉस्टली अफेयर क्या आता है, ईच प्रोडक्ट डिवीजन हैज़ टू मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटेट्स, इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल। It may lead to increase the operating cost since there must be duplication of activity। यानी कि अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें डिपार्टमेंट बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हम बहुत सारे इक्विपमेंट मांगेंगे, और पर्सन भी चाहिए हमें बहुत सारे, जिसकी वजह से जो है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, जो हमें खर्चा आता है उसे ऑपरेट करने में।
यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसको ऑपरेट करने में जो खर्चा आता है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। वो कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होगी। फिर एक लास्ट बोनस पॉइंट आता है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। मैनेजर्स focus on their own product without thinking of the rest of organization। यानी कि जो मैनेजर है वो फोकस करेगा सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे। क्योंकि जो उसका जो उसका डिपार्टमेंट है वो एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए जो उसका इंटरेस्ट है वो एक ही प्रोडक्ट पे रहेगा, और जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर उसका जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।